आज हम फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट पढ़ेंगे। फिगर 8.48 में आप लोग देख रहे हैं मेगास्पोर्स एक लीनियर टेट्राड में व्यवस्थित हैं। माइक्रोपिलर रीजन की तरफ वाले 3 मेगास्पोर्स डीजनरेट हो जाते हैं और चेलाजर रीजन की तरफ उपस्थित एक मेगास्पोर फंक्शनल रहता है और इसे फंक्शनल मेगास्पोर कहते हैं। फंक्शनल मेगास्पोर से फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। फंक्शनल मेगास्पोर साइज में बड़ा हो जाता है और न्यूसेलस का अधिकांश भाग घेर लेता है और इसका जो केंद्रक है वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से डिवाइड होता है और बहुत सारे न्यूक्लाई बनते हैं जो इसके पेरीफेरी में मेगास्पोर की पेरीफेरी में इकट्ठे हो जाते हैं और बीच में एक सेंट्रल वैक्यूल बन जाती है। थोड़े कुछ समय पश्चात जो फ्री न्यूक्लियाई बने हैं, मुक्त केंद्र के न्यूक्लियस बने हैं, उनमें सेल डिवीजन सेल वाल बनना शुरू हो जाती है। सेल वाल परिधि से लेके सेंटर की तरफ बनती है और धीरे धीरे ये वैक्यूल पूरे तौर पे ख़त्म हो जाती है और एक सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट बन जाता है। फिगर 8.48 के सी में आप देख रहे हो एक सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट बन जाता है और इसके चारों तरफ फीमेल गेमेटोफाइट के चारों तरफ एक कठोर न्यूट्रिटिव झिल्ली बन जाती है। न्यूसेलस एक न्यूट्रिटिव झिल्ली के रूप में होता है जो डेवलप हो रहे गेमेटोफाइट को पोषण प्रदान करता है। इसके बाद में हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ आर्चेगोनियम। फिगर 8.49 में आप देख रहे हो आर्चेगोनियम का डेवलपमेंट। जो फीमेल गेमेटोफाइट डेवलप हुआ है माइक्रोपिलर रीजन की तरफ, फीमेल गेमेटोफाइट जो माइक्रोपिलर रीजन की तरफ है उसके सरफेस पर आर्चेगोनिया का डेवलपमेंट होता है। माइक्रोपिलर रीजन की तरफ वाले फीमेल गेमेटोफाइट के टिश्यू में एक कोई से भी एक सेल अपनी दूसरी कोशिकाओं से, अपनी दूसरी सेल्स से अलग हो जाती है और ये आर्चेगोनियल इनिशियल सेल का काम करती है। अब आर्चेगोनियल इनिशियल सेल में डिवीजन होता है, ट्रांसवर्स डिवीजन होता है और ये ऊपर की तरफ प्राइमरी नेक सेल और नीचे सेंट्रल सेल बनाती है। नीचे की ओर सेंट्रल सेल बनाती है। प्राइमरी नेक सेल के लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होने से 2 नेक सेल्स बनती हैं और ये नेक सेल्स आर्चेगोनियम की नेक बनाती है। अब आप लोग देख रहे हैं फिगर बी में 8.49 के फिगर बी और सी में आप देखोगे सेंट्रल सेल साइज में बड़ी हो जाती है और इसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है और 2 न्यूक्लियाई बनते हैं, वेंट्रल कैनाल न्यूक्लियाई और एग न्यूक्लियस। वेंट्रल कैनाल न्यूक्लियस और एग न्यूक्लियस। वेंट्रल कैनाल न्यूक्लियस शीघ्र ही जल्दी ही नष्ट हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है और एक एग न्यूक्लियाई आप लोग देख रहे हैं, इसमें एग न्यूक्लियाई है और ये जो वेंट्रल सेल है ये एग सेल के रूप में काम करती है। अब जब आर्चेगोनियम डेवलप हो रहा है उसी समय हम देखते हैं कि फिगर डी और ई में आप देखोगे, फिगर 8.49 के डी और ई में आप देखोगे कि जो फीमेल गेमेटोफाइट का टिश्यू माइक्रोपिलर रीजन की तरफ यह टिश्यू ग्रो करता है और एक आर्चेगोनियल चैम्बर बना लेता है और इसमें इस आर्चेगोनियल चैम्बर में आर्चेगोनिया की नेक खुलती है। इसके बाद है फर्टिलाइजेशन। हम देखते हैं कि पोलन चैम्बर में जो माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट हुए हैं वहाँ माइक्रोस्पोर्स की जो पोलन ट्यूब है उसके सिरे आर्चेगोनियम चैम्बर तक पहुँचते हैं और पोलन ट्यूब के सिरे डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, टूट जाते हैं,
फट जाते हैं तो वहाँ से एंथ्रोजोइड्स या मेल गैमीट्स फ्री हो जाते हैं। एक एंथ्रोजोइड या फीमेल गैमीट आर्चिगोनियम में प्रवेश करता है और एग न्यूक्लियाई से फ्यूजन करके जाइगोट बनाता है। जाइगोट एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। जाइगोट एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, जहाँ हम यहाँ देखेंगे फिगर 8.51 में। फिगर 8.51 में हम देखेंगे कि जाइगोट यानी ऊस्पोर डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है और यूनिन्यूक्लिएट होता है। इसका न्यूक्लियस फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से, मुक्त केंद्र के विभाजन से विभाजित होता है और बहुत सारे न्यूक्लियाई को जन्म देता है। करीब 64 से 256 न्यूक्लियाई बनते हैं। ये सभी न्यूक्लियाई उस स्पोर की पेरीफेरी पे एकत्र हो जाते हैं। आप देख रहे हो 8.51 के फिगर में देख रहे हो कि यहाँ पर ये सारे न्यूक्लियाई पेरीफेरी में एकत्र हो जाते हैं और बीच में एक सेंट्रल वैक्यूल डेवलप हो जाती है। सेंट्रल वैक्यूल धीरे धीरे जब इन न्यूक्लियाई में सेल वाल डेवलप होना शुरू हो जाती है तो ये जो सेंट्रल वैक्यूल है ये ख़त्म हो जाती है और पूरा एक तरह से ये प्रो एम्ब्रियो बनता है और पूरा सेलुलर प्रो एम्ब्रियो बन जाता है, जिसमें कोशिका मतलब जहाँ सेल डिवीज़न बनता है जो कि एम्ब्रियो के प्रो एम्ब्रियो के आधार से ऊपर तक सेल्स बन जाते हैं। ये जो आधार की बेसल भाग पर, प्रो एम्ब्रियो के बेसल भाग पर जो सेल्स हैं वो अपेक्षाकृत छोटी होती हैं और उसमें सघन प्रोटोप्लाज्म बना होता है। इस प्रो एम्ब्रियो के हम देखते हैं 3 भाग होते हैं। एक एम्ब्रियोनल सेल्स, बेस पर एम्ब्रियोनल सेल्स हैं, बीच में सस्पेंसर सेल्स हैं और सबसे ऊपर बीच में सस्पेंसर सेल्स हैं और सबसे टॉप पर एम्ब्रियोनल सेल्स हैं। एम्ब्रियोनल सेल्स, एम्ब्रियोनल रीजन सबसे नीचे वाला रीजन है, फिर सस्पेंसर रीजन और ऊपरी भाग होस्टोरियल रीजन है। होस्टोरियल रीजन क्या होता है कि जहाँ जिस गैमेटोफिटिक टिश्यू से अटैच है वहाँ से फूड एब्जॉर्ब करता है और डेवलप हो रहे एम्ब्रियो को फूड या भोजन प्रदान करता है। और जो सस्पेंसर सेल्स हैं ये डेवलप हो रहे एम्ब्रियो को गैमेटोफाइट में धकेलती हैं। एम्ब्रियोनल रीजन की सेल्स, एम्ब्रियोनल रीजन की सेल्स के मध्य में डिवीज़न बहुत धीरे होता है और ये रुक जाता है और इसके किनारे पर बहुत तेज़ी से डिवीज़न होता है और इसके परिणाम स्वरूप हम यहाँ देखते हैं 2 अलग अलग साइज़ के सीड कोटिलेडन्स बनते हैं और सीड्स पर एक शूट अपेक्स बनता है। इसके पीछे स्थित जो कोशिकाएं हैं वो मूलांकुर यानी रेडिकल और बीज पत्राधार बनाती हैं। मूलांकुर के ऊपर स्थित कठोर संरचना कोलेराइजा कहलाती है। अब हम देखते हैं कि फिगर 8.50 में सीड का एलएस देखते हैं। सीड, यहाँ पर साइकस का सीड ऑरेंज रंग का होता है। ये सबसे बाहर की तरफ सीड कोट से ढका रहता है। सीड कोट के अंदर न्यूसेलस की एक परत होती है। शेष भाग में गैमेटोफिटिक या फीमेल गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर होता है और
शेष भाग में एम्ब्रियो उपस्थित होता है। अब सीड का अंकुरण हम देखते हैं, जर्मिनेशन ऑफ सीड में देखते हैं। साइकस के सीड को डोरमेंट स्टेज नहीं चाहिए होती है, बिना विश्राम किए तुरंत ही ये जर्मिनेट हो जाता है और बीज केवल कुछ महीनों तक ही वायाबल रहता है। जैसे ही सीड को वाटर फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, ये वाटर एब्जॉर्ब कर सब प्रथम रेडिकल सीड कोट को तोड़कर भूमि में प्रवेश करता है और प्राइमरी रूट बनाता है। कोटिलिडन्स सीड कोट के अंदर ही रहते हैं। साइकस में हाइपोजियल टाइप का जर्मिनेशन होता है। प्रांकुर यानी प्लूमूल भूमि से बाहर वृद्धि करके पहले स्केली लीव्स और फिर फोलिएज लीफ बनाते हैं और इस तरह से फोलिएज लीफ बाद में कंपाउंड लीफ में परिवर्तित हो जाती है। हम यहाँ देखते हैं कि साइकस फंड से बहुत ज़्यादा एफिनिटीज दिखाते हैं। साइकस का मेन प्लांट एक स्पोरोफिटिक प्लांट है जो रूट, स्टेम और लीफ में डिफ्रेंशिएट किया जाता है। इसको ट्री फंड भी कहते हैं। ये ट्री फंड ये इसका जो हैबिट है, ट्री फर्न होता है, एल्सोफिला के समान इसकी हैबिट होती है। बहुत यंग स्टेज में स्टेम अंडरग्राउंड होता है और ट्री फर्न के जैसे ही परमानेंट लीफ बेसिस होते हैं। ट्री फर्न के जैसे ही पिनेटली कंपाउंड लीव्स होती है। जो पिनेटली कंपाउंड लीव्स है उसमें सर्सिनेट वर्नेशन पाया जाता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि इसमें रेमेंटा भी पाए जाते हैं। सोराई माइक्रोस्पोरोफिल के अपेक्सियल सरफेस पर सोराई पाई जाती हैं। स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट यूस्पोरेंजियम टाइप का होता है और इसी तरह से जो वेस्कुलर सप्लाई या स्टील दोनों में एक जैसी होती है। जाइलम टेकिड्स और जाइलम पेरेन्काइमा से बना होता है। फ्लोएम पेरेन्काइमा और सीव ट्यूब से बना होता है, यानी कि जाइलम में वेसल्स एब्सेंट होती है, फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती है। रेकिस में मिसार्क जाइलम पाया जाता है। कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पे एंथ्रोजोइड्स मल्टीफ्लैजिलेट और मोटाइल होते हैं और यहाँ पर जो मेगास्पोरोफिल है वो लीफ जैसी हैबिट पाई जाती है। इस तरह से साइकस में प्रिमिटिव कैरेक्टर दिखाई देते हैं, फर्न जैसे प्रिमिटिव कैरेक्टर दिखाई देते हैं। इसे साइकस को लिविंग फॉसिल कहते हैं। इसके अलावा साइकस इकोनॉमिकली भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसको नंबर 1 ये खाने योग्य पदार्थ इसमें पाया जाता है। इसको सागो पाम कहते हैं। सागो यानी साबूदाना। इसका जो स्टेम है इसमें स्टार्च अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। उस स्टार्च से साबूदाना प्राप्त किया जाता है जो खाने के काम में आता है। साबूदाना बनाने के लिए 5 से 7 साल पुराने स्टेम को काट कर, छील कर, सुखाकर पीस लिया जाता है और इसको फिर पानी में घोल कर स्टार्च बर्तन के पेंदे में जमा हो जाता है, जिसे छलनी से छानकर दानों के रूप में बना लिया जाता है। ऐसा समझा जाता है कि साबूदाने में कुछ ग्लाइकोसाइड्स के होने से ग्लाइकोसाइड्स उपस्थित होते हैं, ये माना जाता है कि इन ग्लाइकोसाइड्स की उपस्थिति होने से साबूदाने के अधिक उपयोग से आंत संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। और इसके अलावा साबूदाने का उपयोग कलाफ में किया जाता है। कपड़ा उद्योग, छपाई और स्याही उद्योग में इसको काम में लाया जाता है। साइकस को ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में भी काम में लिया जाता है। इसके मेडिसिनल उपयोग भी हैं, जैसे पेट की गड़बड़ियों में, त्वचा रोगों में इसका उपयोग किया जाता है। इसके जो पराग कण हैं
जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो नारकोटिक होते हैं जिनके खाने से नशा होता है। इसी तरह से इसके रेशे की साइकस रेवोल्यूटा के तने से जो रेशे निकलते हैं और पत्तियों से टॉप और टोकरियाँ बनाई जाती है। साइकस रामफाई से गोंद प्राप्त किया जाता है और साइकस सर्सिनेलिस की पत्तियों को पीसकर मछलियों का जहर बनाया जाता है। तो आज हमारा साइकस और साइकस से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट हमने पढ़ लिए और कल हम पाइनस पढ़ेंगे।